डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूटन का विषय नियम इस चैप्टर में पढ़ा दिए। आज हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आज का तुम लोगों का हेडिंग है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आज हम तुम लोगों को ये टॉपिक पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है क्या। बाई चांस ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसको तुम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। देखो, रेखीय संवेग होता क्या है। रेखीय संवेग P = m/v होता है, तुम लोग जानते हो। रेखीय संवेग P क्या होता है, m/v होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी तरीके से ये भी कुछ है। जैसे देखो, कोई निकाय हो या कोई कण हो या कोई पिंड हो, यदि उस पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जैसे कोई बस चल रही है तो वो बस चले, उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ये चार्ज गिर रहा है तो इसको गिरने दें, हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव करने दें, उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो अगर हम किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो उसका जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और सदैव कांस्टेंट होता है। जो उसका मोमेंटम होता है वो सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। जैसे कोई वस्तु चल रही है तो उसको चलने दें, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जिस भी वेलोसिटी से है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, बाहर से हम उस पर कोई बल ना लगाएं। अगर हम ऐसा करते हैं कि उस पर हम कोई बल ना लगाएं तो उसका जो रेखीय संवेग होता है वो सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। तो इसका इसी पर बहुत छोटा सा डिफिनेशन होता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत में कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाए तो इसका छोटा सा डिफिनेशन होता है, यदि किसी निकाय अथवा पिंड या पिंड ही लिखो, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, डिफिनेशन होता है यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो उसका देखिए संवेग सदैव नियत रहता है। तो उसका देखिए संवेग सदैव नियत रहता है। रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। यही देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो मतलब अगर कोई बाह्य बल ना लगाए तो उस पिंड का, उस निकाय का टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अर्थात रेखीय संवेग P कांस्टेंट। रेखीय संवेग P कांस्टेंट। ये तो है देखिए
रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अभी इसको हम प्रूफ करते चल रहे हैं। अब रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का जो प्रूफ है वो दो टाइप से करना पड़ता है। एक तो एक कण के लिए और दूसरा n कण के लिए। अभी इसको हम समझा रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? यदि किसी निकाय पर या यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाए, क्या यदि किसी पिंड अथवा निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाए तो उसका रेखीय संवेग सदैव नियत होता है, रेखीय वेग देती है। रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है, अर्थात p कांस्टेंट। अब देखो इसका प्रूफ करने चल रहे हैं। इसका प्रूफ दो पार्ट में करेंगे हम। अब ये तो हो गया डेल्टा p कांस्टेंट या p कांस्टेंट। अब इसी का प्रूफ करने चल रहे हैं। देखो हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण का प्रूफ। रेखीय संवेग संरक्षण का प्रूफ दो करना पड़ता है, दो भाग में। देखो प्रूफ का हम पहला भाग ले रहे हैं। किसी एक कण का रेखीय संवेग, पहला पार्ट है एक कण का रेखीय संवेग। एक कण का रेखीय संवेग, एक कण का रेखीय संवेग। अब देखो एक कण का रेखीय संवेग संरक्षण के लिए क्या। अब यहाँ पर ध्यान दो, मान लो हम यह किसी कण पर, और ध्यान से समझो, एक ऐसी छोटा सा कण है। इस कण पर अगर हम यह बल डेल्टा टी टाइम के लिए लगाएं तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तुम लोग सोचो, मुझे समझाओ। यदि किसी कण पर हम यह बल डेल्टा टी टाइम के लिए लगाएं तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता ही है कि अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता ही है कि अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो उसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी पार्टिकल पर, किसी कण पर यह बल लगाते हैं, किसी कण पर हम यह बल लगाते हैं तो उस पर यह बल लगाने के कारण उसके संवेग में डेल्टा टी का परिवर्तन ही आ जाएगा। अगर F बल डेल्टा टी टाइम तक लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा टी आ जाएगा तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि वेक्टर F हो जाएगा dp/dt। संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं F डेल्टा p/डेल्टा t। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है यदि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये यह क्या है? बाह्य बल है। जब हम इस बाह्य बल को नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा? 0 होगा। अगर हम इसकी जगह पर 0 पुट करते हैं तो डेल्टा p/डेल्टा t 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? डेल्टा p 0 और p 0 या फिर p कांस्टेंट। प्रूफ हो गया। ये तो एक कण के लिए अगर बात हो तो ठीक है। देखो इसको लिखेंगे कैसे। अगर एक कण के लिए कहीं पर बात हो रही है तो हम ऐसा करते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि कोई कण है। सपोज क्या कर लेते हैं कि कोई कण है जिस पर F बल डेल्टा टी समय तक लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा p हो जाता है। ध्यान दो, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? किसी कण पर यह बल लगाने पर यह बल डेल्टा टी समय तक लगाने पर उसके संवेग में डेल्टा p का परिवर्तन हो तो
P का परिवर्तन हो तो। अब यहाँ समझो इसके आगे हमने क्या लिखा कि किसी कण पर, यहाँ ध्यान देना, हमने लिखा किसी कण पर यदि यह बल हम डेल्टा टी समय तक लगाएं तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होगा वो डेल्टा P का होगा। कुछ गलत नहीं लिखे। अब देखो न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम याद करो। न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम याद करो। न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है या अनुपाती होता है। पढ़े हो क्या? ध्यान देना, न्यूटन का गति विषयक नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल या उस वस्तु में के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन का मतलब dt/dt। कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ डाउट नहीं है तो इसी के आगे लिखोगे तो न्यूटन के गति विषयक, तो न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से, न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल या किसी वस्तु पर लगाया गया बल या उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन डेल्टा P है, दर का मतलब टाइम से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? इस पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ को, यही चीज़ हम लिख रहे हैं कि न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से वेक्टर F इज इक्वल टू del dp/dt। एक कण के लिए काम कर रहे हैं डेल्टा P वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर dp/डेल्टा P/डेल्टा t आ गया। अब देखो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊपर देखो डिफिनेशन हमको बताए थे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी निकाय अथवा पिंड पर, क्या चीज? यदि किसी निकाय अथवा पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो देखो अगर हम बाह्य बल ना लगाएं इसका मतलब यह F=0। कोई बाह्य बल ना लगाएं इसका मतलब यह F=0। तो यहाँ पर वही चीज लिख रहे हैं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में F= क्या होगा? 0। ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। इसी चीज को ध्यान देना, हम क्या लिख रहे हैं? बाह्य बल की अनुपस्थिति में। इसका मतलब बाह्य बल है ही नहीं। बाह्य बल अगर नहीं है तो इसमें 0 पुट करना चाहिए। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 क्या आएगा? डेल्टा P/डेल्टा t। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो हमको क्या मिलता है? डेल्टा P/डेल्टा t = 0 है, तो डेल्टा P क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो P क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट नहीं लिख सकते हैं? ध्यान दो, अगर डेल्टा P 0 तो P कांस्टेंट लिख सकते हैं कि नहीं? और यही क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। नीचे लिखा जाता किसी कण पर यदि कोई बाह्य बल ना कार्य करे तो उसका रेखीय संवेग सदैव नियत आता है। क्या लिखोगे? आता यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग सदैव नियत होता है। ये देखो एक कण के लिए हुआ, लेकिन अगर कोई, अब ध्यान दो, अब दूसरा टेंशन टॉपिक प्रॉब्लम ये टॉपिक क्रिएट क्या करता है?
कोई भी वस्तु या पदार्थ या पिंड एक कण से तो बना नहीं होता है, n कणों से बना होता है। तो अभी तो हम ये कण के लिए काम किए हैं, लेकिन जैसे देखो तुम जानते हो कोई पिंड है तो एक कण से तो बना नहीं होगा, इसमें ना जाने कितने कण होंगे। तो अभी तो हम पिंड का रेखीय संवेग संरक्षण निकाल ही नहीं पाए, हम किसी एक कण के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रूव किए। तो अब हम क्या करें, n कणों के लिए प्रूव कर दें, अभी तुरंत पदार्थ का आ जाएगा, पिंड का आ जाएगा। तो इसके लिए हम प्रूव कर रहे हैं दो कणों के किसी निकाय का रेखीय संवेग संरक्षण। दूसरा पार्ट इसका पार्ट होता है दो कणों के निकाय, दो कणों के निकाय के लिए। अब की बात दो कणों के निकाय के लिए हम कार्य कर रहे हैं और यहीं से हम लोगों का काम हो जाएगा। अब देखो दो कणों के निकाय, अब यहाँ पर ध्यान दो, दो कणों के निकाय का मतलब क्या होता है। यहाँ ध्यान दो, जैसे देखो ये दो कण है, ठीक है। तो देखो जब ये दो कण हैं किसी निकाय के, तो इनके बीच अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया का मतलब ये आपस में टकराएंगे, और जब ये आपस में टकराएंगे तो एक कण दूसरे कण पर बल लगाएगा, एक कण क्या करेगा, दूसरे कण पर टकराएगा। ये हम किसी पदार्थ की पिंड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। जैसे ये दो कणों से मिलकर बना है तो इनके बीच अन्योन्य क्रिया होगा। अन्योन्य क्रिया होने का मतलब ये आपस में टकराएंगे। तो ध्यान दो, जैसे एक बार ये बाहर उसको समझा रहे हैं, ये कण इसको 1 मान रहे हैं और ये कण इसको 2 मान रहे हैं। जब ये दोनों कण आपस में टकराएंगे तो ये वाला कण इस पर एक बल लगाएगा, ये वाला कण इस पर एक बल लगाएगा, ये वाला भी कण इस पर बल लगाएगा। तुम लोग संतुष्ट हो कि नहीं इस बात से? कण एक 2 पर बल लगाएगा और 2 1 पर बल लगाएगा। जो कण 1 के द्वारा जो 2 पर बल लगाया जाएगा, 2 पर लगाया गया बल, 2 पर जो लगाया गया बल होगा उसका नाम हम दे रहे हैं F12। क्या दे रहे हैं? F12। 12 का मतलब 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया। तुम लोग कह रहे हो उसी समय, ध्यान देना, अब यहाँ मेरी बात को फिर से समझो। F12, अब यहाँ पर मेरी बात को फिर से समझो। ये जो दोनों कण हैं, जब ये कण एक इस पर बल लगाएगा और इस बल का नाम क्या हम दिए? F12। तो जब ये कण इस पर बल लगाएगा तो उसी समय, यहाँ पर ध्यान दो, उसी समय कण 2 भी 1 पर बल लगाएगा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। कण 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल, इसका नाम हम क्या दे रहे हैं? 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल, F2। अब वो विपरीत जो समझाया गया उसकी जरूरत नहीं है। देखो कण 1 2 पर बल लगाया, उसका नाम है F12, और 2 इस पर लगाया। अब देखो जब इनके बीच ये काम होगा तो इनके संवेग में भी परिवर्तन आ जाएगा। जो ये कण था ना, देखो ये कण, ये दोनों टकराए और बल लगा, देखो बाह्य बल लग तो गया। इन बाह्य बल के कारण कण 1 के संवेग में डेल्टा P1 का परिवर्तन होगा और कण 2 के संवेग में डेल्टा P2 का परिवर्तन होगा। यदि इनके बीच समय डेल्टा T लग रहा हो तो न्यूटन का गति विषयक नियम कहता है डेल्टा F डेल्टा P/डेल्टा T, तो इसको लिख देंगे डेल्टा P1/डेल्टा T, और यहाँ क्या लिख देंगे? डेल्टा P2/डेल्टा T। जब कोई 2 कण आपस में टकराते हैं तो ये घटना होती है। अब देखो ये जो दोनों कण टकरा रहे
हमें कुछ समझाया कि अगर ये वाला बल इधर बल लगा रहा है तो ये इधर लगाएगा, और उस समय यह बल इसके बराबर होगा। किस नियम से? न्यूटन के गति विषय तीसरे नियम से। इसी चीज को लिख रहे हैं कि न्यूटन के गति विषय तीसरे नियम से। तीसरा नियम क्या कहेगा? F1 इक्वल होगा, F1 इक्वल होगा F21 के, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, दिशा विपरीत होगी। अब F1 और F21 का अगर मान रखें हम, तो इसका मान है डेल्टा P1 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। अब देखो, अगर हम इसको एक तरफ ले आए, देखो इधर है माइनस है, इधर लाइन में प्लस हो जाएगा, डेल्टा P1 बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हर बराबर है, एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है। जब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा T इज इक्वल टू 0। अगर हम इधर इसको भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? इधर इसको इधर भेजें तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर मेरे पिंड में n का P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर n टर्म के लिए क्या कर देंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश क्या? Pn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्टेटमेंट बताता क्या है कि n कणों से बने किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसके नीचे लिख लो। देखो, इससे स्पष्ट होता है कि n कणों से बने किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत होता है यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब इतने को तुम लोग तैयार करना, इसका नोट भी अभी तुम लोगों को उपलब्ध करा देंगे, और अब इसके बाद अगले टॉपिक को कल देखेंगे।